हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य। चलिए देखिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है और इसमें क्या एक नया इंटरेस्टिंग बताया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये जो मैप है इसकी बात करिए। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कुल राजवंश कहाँ कहाँ तक का हमारा जो राज्य था वे फैला हुआ था उसके बारे में बताने की उसमें ये दर्शाया गया है मैप में। जैसे ये है इंद्रप्रस्थ, चहमान, शायश, कश्मीर, मुल्तान के अरब, मानसूर के अरब, अनरटा, राष्ट्रकूट, मलखेद, चोल, चेर, पांडे, चोल, चेर, पांडे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जब हम आगे इसके बारे में और जानेंगे। अभी हमने चैप्टर इस क्लास में तो नहीं, 6 क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें चोल चेर पांडे के बारे में। देखिए ये रहा गुज्जर प्रतिहार, चंदेल, प्रयाग, बनारस, कन्नौज, नेपाल, तिब्बत, पहाड़पुर, कामपुर, कामरूप पाल, गंगा, कलिंग। कलिंग जो कलिंग का प्राचीन नाम है, ये कलिंग आज इसे उड़ीसा नाम से जाना जाता है। ये देखिए चालुक्य, वेगी के चालुक्य। चालुक्य भी कई राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ तो चालुक्य थे, चालुक्यों का राजवंश था। तो ये कुछ कुछ पूर्ण रूप से हमें स्थान और नगर पूरे नहीं दिए गए, हालांकि कुछ कुछ दर्शाए गए हैं। वे इस प्रकार से हैं। गुज्जर प्रतिहार। मानचित्र में गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोर और चौहानों या चहमानों के स्थानों का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? जब चोल चेर पांडे वाला हम अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इसमें कहा है गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोर। ये है गुज्जर प्रतिहार, ये है पाल, ये है चोल। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, पाल, चोल। इसके अलावा चेर ये हैं, पांड्य ये हैं। ठीक, आगे देखिए नए राजवंशों का उदय। अब 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मतहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। उनके दरबार में
हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर सामंत अपने आप को महासामंत एक मिनट हाँ उपहार लाए। इसके अलावा उनके दरबार में हाजिरी लगाए और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। देखिए ये हमने पहले भी ये बताया था कि मतलब सामंत जो होते हैं सामंत होते हैं और कई तरीके से महामंडलेश्वर अक्सर इस शब्द का उपयोग दक्षिण भारत में किया जाता था। जो सामंत थे वे क्या करते थे, वे क्या उनको एक जैसे एक क्षेत्र या एक नगर या फिर एक ऐसा कोई प्रदेश राजा अपनी शक्तियाँ उनको दे देता था, उस क्षेत्र की, उस सीमा की, उस नगर की, तो वे वहाँ से कर वसूलते थे और उसकी देखरेख करते थे। तो ठीक इसी प्रकार तो कुछ जो अधिक क्षेत्रों की देखरेख करते थे, अधिक जो भूमि का संरक्षण करते थे, जिनके पास बहुत अधिक भूमियाँ होती थी, अधिक कार्य होते थे, अधिक कर वसूलते थे, वे महासामंत कहलाने लग गए थे। उन्हीं को महामंडलेश्वर भी कहा जाता था। महामंडलेश्वर का अर्थ है पूरे मंडल का महान स्वामी। पूरे मंडल अर्थात तो जो राजा के अंतर्गत जो राज्य आते थे, जो अनेक प्रकार के जो युद्ध में वे अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, तो वो इनकी देखरेख करते थे और इस प्रकार वे उसका संरक्षण प्रदान करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जो ये सामंत होते थे या महामंडलेश्वर होते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे जब उनके पास राजा से अधिक शक्ति हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो राजा को चुनौती देंगे। इस प्रकार वे अपना एक स्वतंत्र अलग राज्य स्थापित कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। जो राष्ट्रकूट जो हैं वर्तमान जो थे, जिनका जो राज्य चला था, वे उन्होंने ही इस पद्धति या महामंडलेश्वर या महासामंत पद का उपयोग करके उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। देखिए इसमें उदाहरण के रूप में दिखा रहा है। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। पहले ये चालुक्य के कर्नाटक का जो चालुक्य है उनके अधीन थे राष्ट्रकूट, लेकिन धीरे धीरे ये स्वतंत्र हो गए, ये सामंत हो गए। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। दंतीदुर्ग ने क्या किया, अपने जो चालुक्य स्वामी थे उनको हराया। इसके अलावा उन्होंने अलग क्या किया, एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मनाद क्षेत्रीय न होते हुए भी
क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्रदान कर लेगा। जब वे क्या उन्होंने दंती दुर्ग ने क्या किया था, जब उन्होंने अपने जो राजा थे, जो चालुक्य राजवंश से संबंधित थे, उन्हें हराकर उन्होंने क्या किया, एक अनुष्ठान संपन्न किया। अनुष्ठान संपन्न करने के बाद जो राजा थे उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा मतलब कि जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्हें मतलब राजा जैसा सम्मान दिए जाने लग गया। ये मात्र एक उदाहरण है कि स्वतंत्रता वे किस प्रकार से प्राप्त कर लेते थे। ऐसे अनेक प्रकार के प्राचीन इतिहास के बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। कई अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर निशस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुज्जर प्रतिहार के जो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण क्या होते हैं, वो यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं और शास्त्रों का अध्यापन कराते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें जब इतना अधिक शक्तियाँ जब उन्हें प्राप्त हो गई तो उन्होंने इसका त्याग करके उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ये देखिए, ये जो प्रतिमा दी है, ऐहोल की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु ने नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। जो राष्ट्रकूट काल है ये उसकी कृति है। ये विष्णु का नरसिंह अवतार की मूर्ति है। राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज जो उपाधि ग्रहण की जाती थी, इसका अर्थ होता है कि राजाओं के राजा, महाराजा धीराज शब्द का अर्थ जो है वे राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भूमियों के तीन भुवनों का स्वामी और इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। राजा जो होते थे वे विभिन्न प्रकार की उपाधियां ग्रहण करते थे, जैसे राजा धीराज और त्रिभुवन स्वामी, यानी त्रिभुवन चक्रवर्ती,
यानी तीनों भुवनों के स्वामी, ऐसे बहुत सारी उपाधियाँ होती थी जो राजा ग्रहण करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादनों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूची शब्द उपलब्ध है। इससे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। वेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई, यानी कि भूस्वामी भू राजस्व थे। मकान पर छज्जन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि भी सम्मिलित थे। ये किस राजवंश के शासन की बात कर रहा है? ये चोल राजवंश है, उसके शासन की बात कर रहा है। ठीक है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग में संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंध ही ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमिदान जो था वो किस समय से प्रचलित हुआ था और किसने किया था, किस राजवंश ने आरंभ किया था, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो प्रशस्तियाँ और भूमिदान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दाश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अब आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा था ना 6th क्लास में, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशेन में।
और कहाँ पाई गई है? इलाहाबाद में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नागभट्ट की जो प्रशस्ति है वे कहाँ से मिली है? वे ग्वालियर, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है, लिखी है संस्कृत में। आंध्र सौंधवन, आंध्र सौंधव सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा तथा कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंश बंगाल का हिस्सा अंतर्त गुजरात का हिस्सा मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा किराकत बनवासी तुर्क मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। ये नागभट्ट की जो उपलब्धियां हैं, प्रशस्ति जो है, वे उनके बारे में बता रही है कि वे विभिन्न प्रकार के जो राजा थे अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तुर्क और जो भी मत्स्य ये सब जो थे, इन सबको नागभट्ट ने परास्त किया है। इनका जो अभिलेख मिला है वो ग्वालियर से मिला है और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यह ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिया जाता था। देखिए, पहले जो भूमिदान की प्रथा चली थी, सबसे पहले वे ब्राह्मणों को चली थी। इसके अलावा वे ब्राह्मणों को तो भूमिदान की जाती थी। उससे पहले एक पत्र तैयार किया जाता था, जिसे ताम्रपत्र कहते हैं। ये देखिए, ये है ताम्रपत्र, जिसमें भूमि का ब्यौरा और जो भी उनकी विशेषताएं थी वे सब लिखित तौर पर इस पे मुहर वगैरह लगा के फिर उसे ब्राह्मण को दान के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखी गई कुछ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से वे पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है। प्रमाणिक दस्तावेज ही अधिकांशतः जब किसी को दिए जाते थे तो वे कुछ प्रमाणिक दस्तावेज ही दिए जाते थे जिन पर मुहरें लगी होती थी। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? देखिए क्या क्या दिया जाता होगा। जो एक विशेष तौर पर उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाता था। किसी प्रकार की वे उपलब्धि प्राप्त करते थे तो उन्हें प्रदान किया जाता था। इसके अलावा वे क्या देते थे, आगे देखते हैं। यह चोलों के द्वारा दी गई भूमि
एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मोड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं। फलदार वृक्ष, देखिए क्या क्या प्रदान की जाती थी। पहले तो भूमि को सीमाबद्ध किया जाता था, वे विभिन्न प्रकार से करते होंगे। और इसके अलावा उसमें क्या थे, फलदार वृक्ष थे, पानी थी, भूमि थी, और इसके अलावा बगीचे और फलों के उद्यान अर्थात फलों के बगीचे, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव भी दान में दिया जाता था। और बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ और दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता है। जाहिर सी बात है, जिसे ये भूमि प्रदान की जाती थी वे उसी की हो जाती थी। फिर अगर उसे गांव मिले हैं और जैसे उद्यान मिले हैं फलों के, तो गांव से वे क्या होते थे, और जो किसान रहते थे उनसे वे कर वसूला करते थे। और जो बगीचे मिले थे फल वाले, उनसे भी वे अपने जो किसी प्रकार से वे एक धन का स्रोत होते थे। जल हो गए, इसके अलावा जो नदियाँ हो गई, मधुमक्खी के छत्ते हो गए, ये भी एक धन का साधन था। और जो तालाब में जो मछलियाँ थी वे सब कर के द्वारा धन के साधन हुआ करते थे। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूला करता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था, और दूसरी ज़रूरत हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह निश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाएं। बहुत अधिक करों का उल्लेख है इसमें। अगर देखा एक एक चीज़ बारीकी से देखा जाए तो हर कोई जो वस्तु प्रदान की गई थी वे एक साधन का स्रोत थी। 12वीं शताब्दी में एक बृहद कृषक काव्य भी रचा गया। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया, जिसे कहते हैं कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक रची गई थी। शायद इसमें आगे दिया होगा। कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी
नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कुछ क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। राजा अधिकतर ऐसा ही करते थे। वे अपने राज्य और अपने जो साम्राज्य की सीमा थी उसके अलावा और अधिक नियंत्रण रखने का प्रयास किया करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। कन्नौज कहाँ था? कुछ भारत के बीच में था। इधर पाल थे, इधर ही थे गुज्जर, प्रतिहार, कुछ इधर ही आगे इधर बढ़कर थे गुज्जर, इधर ही थे गुज्जर, प्रतिहार, नीचे था चोल, और इधर थोड़ा सा ऊपर आके इधर था राष्ट्रकूट। चोल से थोड़ा सा और ऊपर आके, ठीक है, राष्ट्रकूट था। तो बीच में कन्नौज था ना। इसके लिए ना इतना इन्होंने आपस में युद्ध किया जिसे आगे चल के त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना गया। इस युद्ध को इन्होंने क्या किया, या तो पहले कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहार अपना अधिकार जमाते थे। जैसे ही गुज्जर प्रतिहार इस कन्नौज के राजगद्दी को जीतता है और थोड़ा सा कुछ इसकी दृष्टि इधर उधर होती है, वैसे ही इस पे पाल आके आक्रमण कर देते हैं। पाल राजवंश के राजा जो थे वे इस पे आक्रमण कर देते हैं। फिर वो गुज्जर प्रतिहार को हटा के पाल वालों का इस पे अधिकार हो जाता था। इसके बाद वे क्या करते थे, ये पाल पहले गुज्जर प्रतिहार ने जीता, फिर पाल ने जीता। जैसे पाल जरा सा भी उसकी हलचल भी थोड़ी सी कम हुई तो इस पे आके राष्ट्रकूटों ने शासन कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर इस प्रकार का त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। पूरे भारत का इतिहास उठा के देख लेना, इनका जो युद्ध है वे ऐसा मतलब युद्ध कभी हुआ ही नहीं था इतिहास में, ऐसा त्रिपक्षीय युद्ध। और ये तीनों एक ही जगह के लिए युद्ध करते थे जिसका नाम कन्नौज था। वे कभी ये आक्रमण करते, कभी ये आक्रमण करते, फिर ये आक्रमण करते, और किसी एक का इस पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता था। क्योंकि यह लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। त्रिपक्षीय संघर्ष ये जान गए किस कारण से इसको इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया। जैसा कि हम देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे, अभी तो ये पृष्ठ नंबर नहीं आया है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो राजा होते थे तो उनकी शक्ति, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार करते थे, वे बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे, गुफाएं बनवाते थे, लेकिन जो
दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिर देखने को मिलते हैं। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसी विशाल और भव्य मंदिर बनवा के अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन करते थे। लेकिन जो राजा होते थे, जो दूसरे राज्य से संबंधित होते थे, जब वे आक्रमण करते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, तो उनके राज्य को निशाना बनाते ही थे। इसके अलावा वे मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे अधिक धन और संपदा वहाँ पे पर्याप्त रूप से मिलती थी, धन के रूप में मंदिरों के अंदर। अफ़गानिस्तान के गजनी का मुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। उसने 900 कहाँ गया, हाँ, अफ़गानिस्तान के गजनवी का मुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। जो मुल्तान था, ये जो अफ़गानिस्तान से आया था, फिर हमारे भारत में इसके बहुत से आक्रमण हुए थे, तब जाके इसने सफलता हासिल करी थी। तो इसने क्या किया, अधिकांशतः इसने मंदिरों पर ही आक्रमण किया है। इसने मंदिरों को जी भर के लूटा। इतनी धन संपदा इसे प्राप्त हुई कि ये उसकी लालसा में और अधिक बार अपने भारत पर आक्रमण किया इसने। मध्य एशिया के भागों, ईरान तथा उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम हिस्से तक किया। लगभग वे हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना था संपन्न मंदिर। जानते हो ना, ये जो अफ़गानिस्तान से सुल्तान आए थे हमारे भारत में, इन्होंने सबसे पहला जो निशाना बनाया था, भारतीय मंदिर को ही बनाया था। और इन्हें मंदिरों से इतनी धन संपदा प्राप्त हुई, पूछिए मत। इतना धन, इतना सोना इन्हें प्राप्त हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसने क्या किया, बहुत बार आक्रमण किया और अधिकांशतः इसने मंदिरों को निशाना बनाया। संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, आज तो इसमें वो न जाने कितनी बार उसे मुग़लों ने लूटा। इसके अलावा जो बाहर से विभिन्न प्रकार के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो आए थे, सुल्तान हो गए। इसके अलावा उनके जो बहुत से छोटे मोटे सैनिक जो अनुयायी होते हैं, उन सब ने उसको कई बार ध्वस्त किया। हालांकि आज वे उसमें इतने सोने नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में वे सब जो थे, वे एक एक वहाँ की चीज़ें सोने से जड़ित थी। तो क्या हुआ, ये जो सोमनाथ मंदिर है उस पर बहुत अधिक आक्रमण किया, क्योंकि जो हमारा इधर गुजरात कुछ ऐसा है ना मैप में, इधर आके इधर उत्तर भारत है, इधर पश्चिम है।
ये जो हमारे भारत का कुछ इस प्रकार का, गुजरात का हिस्सा है ना, आगे चल के इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है। तो जब ये अफ़गान वगैरह इधर पड़ते हैं, जब वे इधर से आक्रमण करते हैं हमारे भारत, इधर पाकिस्तान वगैरह है, ये हालांकि पहले भारत का ही हिस्सा था, तो ये आक्रमण करते हुए सीधे 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 ये यहीं पे पहुंचते हैं। इन क्षेत्रों में जो हमारे हिंदू मंदिर हैं वे कम पाए जाते हैं। यहाँ पर आते ही उन्हें इनका आने का भी जो दिशा थी वे उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर से आते थे। तो वे आके इन्हीं मंदिरों पर आके सीधा भारत से लगी हुई जो सीमा थी ये उसमें प्रवेश करते इन्हें जो भी धन संपदा मिलती वे उसी का अपहरण करते थे, उन्हीं को लूटते थे। तो वे आके तो वहाँ पे इन्हें सोमनाथ मंदिर मिलता था, कई बार उसे लूटा गया। उसी की बात कर रहे हैं। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत सा बड़ा हिस्सा गजनी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। अभी हमने यही पढ़ा था मंदिरों में क्या होता है। अभी ये बहुत पुरानी बात कही है, देखिए इतनी पुरानी भी नहीं, लेकिन हाँ हमारा भारत इतना भी कंगाल नहीं था। उन्होंने सिर्फ मंदिरों को लूट कर अपनी राजधानी का निर्माण करा लिया। सोचिए हमारे राजा महाराजा कितने धनवान होते होंगे। मुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया। जो अल बिरूनी आया था उसे किसने भेजा था? मुल्तान ने भेजा था, सुल्तान ने भेजा था। और कहाँ से आया था? ये अफ़गानिस्तान से आया था। अल बिरूनी वो आया था अफ़गानिस्तान से, इसे सुल्तान ने भेजा था। वे किस लिए भेजे थे? वे यहाँ के जो रहन सहन है, जो तौर तरीका है, यहाँ की जो संस्कृति है, इन सब के बारे में रोचक जानकारियाँ लिखने के लिए। उसकी जो किताब थी अल हिंद नामक, उसने किताब की रचना करी। अल बिरूनी जो कि आया अफ़गानिस्तान से, उसे सुल्तान द्वारा भेजा गया। किस लिए? वे यहाँ की संस्कृति, भाषा और जो भी रहन सहन है उसके बारे में जानने के लिए। तो अल बिरूनी ने पुस्तक लिखी, अल हिंद नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अल बिरूनी जो थे जब वहाँ भारत आए वे, तो उन्होंने संस्कृत के जो विद्वान हैं उनसे भी विचार विमर्श किया अपनी जो पुस्तक थी उसे लिखने के लिए। युद्ध करने वाले हाँ, तो देखिए पुस्तक लिखने के लिए उन्हें विद्वानों से वो विचार विमर्श करना आवश्यक था, क्योंकि जो अल बिरूनी आया था वो यहाँ की भाषा और संस्कृति नहीं जानता था, और जो हमारे भारत के विद्वान पढ़े लिखे जो दरबारी पे जो राज दरबार में पदों पर आसीन थे या उनकी नियुक्ति की गई थी, तो उनसे अपनी
समझ द्वारा, अपनी विचार द्वारा अपनी संस्कृति जानने के लिए उन्होंने परामर्श लिया। यही बात की गई यहाँ पे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। जो चहमान थे उन्हें बाद में चौहान नाम से जाना गया। वे कहाँ शासन करते थे? वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की और अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। पूर्व और पश्चिम, इन दोनों दिशाओं की तरफ चौहानों ने अपना नियंत्रण स्थापित या विस्तार करने की कोशिश करी, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। जाहिर सी बात है, जब कोई राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने निकलेगा तो उसे दूसरे राज्य और प्रदेश के जो राजा होते हैं उसे रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। तो उन्होंने गढ़वालों से इन्हें टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गए। जो पृथ्वीराज चौहान की बात जो की जाती है उसमें भी कई पृथ्वीराज चौहान प्रथम द्वितीय भी हैं। तो इसी प्रकार जिन्होंने महमूद गौरी को हराया था वे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को पहले तो हरा दिया 1191 में, मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 92 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी से वे खुद ही हार गए पृथ्वीराज चौहान। फिर उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज जो चौहान थे अनेक पृथ्वीराज रासों में ये जो अनेक वास्तविकता तो नहीं पता, लेकिन कई बातें सामने आती हैं। कोई कहता है कि जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनको युद्ध में हरा के मार डाला। लेकिन कई कहावतें ये हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें मोहम्मद गौरी ने हराया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले गए और उसमें कई वर्षों तक रखा था अपने बंदी गृह में। फिर बाद में पता चलता है उन्हें कई विशेषताएं मोहम्मद गौरी को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये शब्दभेदी बाढ़ भी चला लेता है। फिर इसके बाद जो उनके एक राज दरबार के कवि थे उन्होंने कुछ संकेत में बताया कि इतनी इतनी दूर पर वो मोहम्मद गौरी बैठा है, तो उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ऐसी आगे हम देखिए आगे आएगा तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। उरयून से तंजावुर तक चोल चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के
मतहत थे। उरयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशंब सुदीनी देवी नाम का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों को बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इन राज्यों का हिस्सा बना लिया गया। राजा राज प्रथम ने सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। चोलों में सबसे शक्तिशाली राजा राजराज प्रथम को माना जाता है। कहाँ गया? सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 में राजा बना और उसने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। दक्षिण में कई अभियान किए। राजा राज चोल जो थे, राजा राज प्रथम चोल, उनके पुत्र ने उनकी शक्ति का बहुत अधिक विस्तार किया। जो दक्षिण भारत में जो राजा हुए हैं वे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हुए हैं। उनकी जो शक्ति है वे बहुत अधिक विशाल हुआ करती थी। उनकी शक्तियों का प्रदर्शन उनके द्वारा बनाए गए जो मंदिर हैं उनको देखकर उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगाई कोडचोलपुरम के इस मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े बहुत शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं।
बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। सबसे पहले हम मंदिर के बारे में जानते हैं। जो राजा होते हैं, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन मंदिर निर्माण के द्वारा कराते थे। इसके अलावा जो मंदिर सिर्फ पूजा स्थल या किसी आस्था से ही नहीं संबंधित था। इसका जो केंद्र था वे अधिक बढ़ता चला गया था। अब इसका जो संबंध था वे आर्थिक अर्थात जो आसपास जो भी खेत हैं, जो भी बस्तियां हैं या गांव के लोग हैं, वे कर वगैरह वसूल कर देते थे। इसके अलावा वहाँ पे जो आसपास जो वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चलने लग गई थी। वहाँ पुरोहित ब्राह्मण आदियों का आवागमन होने लग गया था, उनका वास होने लग गया था। और सामाजिक स्थिति में भी मंदिर का बहुत अधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि जो मंदिर है वे एक तरीके से वे सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वहाँ पे लोग आना जाना अपनी सामाजिक क्रियाएं करते थे। इसके अलावा जो वहाँ संगीतकार रहते थे, नृत्य करने वाले लोग, स्त्रियां, महिलाएं वगैरह ये सब भी रहा करती थी। इसके साथ साथ ये एक सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसके अलावा वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती थी वे कांसे की बनाई जाती थी, कांसे की। उसमें कांसे की मूर्ति बनने के अलावा जो देवी देवता थे उनकी तो कांसे की मूर्ति बनती थी। इसके अलावा भक्तों की भी मूर्तियां बनाई जाने लग गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई। नए विकासों के माध्यम से जो राजा चोल हुए थे, जो चोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, उनकी जो कई उपलब्धियां थी वे कृषि के अंदर भी देखने को मिलती है। क्या है, जो कृषि है वे कई नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को गौर से देखिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। जो किस नदी की बात करी है? कावेरी नदी की। शायद दक्षिण में ही पड़ती है, ये कावेरी नदी, ये यहाँ पे है कावेरी नदी। तो ये जो कावेरी नदी है ये तो बहती हुई कई मार्गों से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, जो नदी है वे क्या करती है, वे अपने विभिन्न मार्गों से होते हुए जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो नदी का जल था और जो उसकी उपजाऊ मिट्टी थी वे चावल की खेती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। विशेष प्रकार से चावल के लिए और भी अन्य प्रकार की खेतियाँ होती थी, लेकिन उसमें से प्रमुख चावल है, जो कि दक्षिण भारत की बात की जा रही है, ये चोल साम्राज्य की। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं एवं 6ठी सदी में आकर ही इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। तमिलनाडु में कृषि
पहले से शुरू थी, लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी में इन जो कृषि है और अधिक विस्तृत और बड़े पैमाने पर होने आरंभ हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाके जमीनों को कुछ इलाकों में क्या होता था, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेती तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये वही बात कर रहा है सिंचाई में किस प्रकार से धीरे धीरे जो तकनीकें थी वे बढ़ती गई। कई जो नदी उनका जो डेल्टा क्षेत्र में के जो नदी थी, कई विभिन्न प्रकार के जो जल आते कई नदियों से, उसको एकत्र करने के लिए बाड़ वगैरह बनाए गए थे। इसके अलावा जंगलों को साफ किया जा रहा था, जल की व्यवस्था की जा रही थी। इस प्रकार खेती में जो नहरें हैं उन सब का निर्माण हुआ और अधिक खेती का विस्तार हुआ और एक ही फसल के साथ साथ अनेक फसल अथवा 1 या 2 फसल भी उगाई जाने शुरू हो गई थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से अर्थात एक प्राकृतिक होता है जिसमें जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गई, ये एक प्राकृतिक निर्माण है। अगर इसके आसपास की जो भूमि होगी, जो जमीन होगी, वे एक प्राकृतिक रूप से सिंचित होगी, अर्थात उसे जल देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो एक कृत्रिम रूप होता है, जैसे कि खेत कहीं बहुत नगरों के बीचों बीच है और उसके आसपास ना कोई नदियां हैं, ना कोई झील है, ना कोई तालाब है, तो उसे कृत्रिम रूप से सिंचाई प्रदान की जाएगी। अर्थात उसे किसी कोई ऐसा कोई बड़ा सा कोई बर्तन हो गया या फिर कोई मिट्टी के मृद भांड हो गए, उन सब में जल को संचित करके फिर उसे प्रदान की जाती हो, तो उसे कहते हैं कृत्रिम सिंचाई। कई जगह पर कृत्रिम सिंचाई के रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए सिंचाई के लिए, जब बहुत अधिक दूर तक ना नदियाँ होंगी, ना झील होंगे, ना तालाब होंगे, तो उसकी व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। वर्षा का पानी भी सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या किया, अब वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए और स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और साधनों को व्यवस्थापित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। पानी का बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण उस समय के राजा के शासन काल में एक महत्वपूर्ण कार्य था, एक मुद्दा था। अगर राजा ने जल संचय का कोई साधन ढूंढना है तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए उसने एक बावड़ी बनवाई है, उसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है और आसपास के कई नगर हैं जहाँ पे उसी राज्य का प्रशासन है, उसमें कई नगर हैं और इसके अलावा उसका जो
जल एकत्र किया है उसको कई भागों में बांटेंगे तो वो किस प्रकार से बांटेंगे। कहने का मतलब ये एक विशेष प्रकार का कार्य था। एक ये तो थोड़ी कठिनाई वाला कार्य हो गया, क्योंकि एक पानी को बांटना बहुत थोड़ा मुश्किल कार्य लगता है, वो भी एक जल कुंड जल सरोवर में। हालांकि उस समय के लोग इसे तो जल्द में ही निपटाने की इनके पास तरकीब होगी, क्योंकि जो ये कार्य करते चले आ रहे हैं ये उन सब चीज़ों का अनुभव रखते हैं। हम आगे चलते हैं। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब तो दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी। अब जल चाहिए आखिर, वो भी कृषि करने के लिए और जीवन जीने के लिए। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन कई प्रकार संगठित थे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की जो बस्तियां थी वे क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। सिंचित खेतों के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। सिंचित जो खेत हैं उनके साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। जो नाडू होते थे वे कई प्रकार के उन्हें कार्य प्रदान किए गए थे। किसानों की जो बस्तियां वे उर कहलाती थीं। इसके अलावा जो समृद्ध जो बहुत समृद्ध थे, अर्थात जो मतलब धनवान थे, कहने का मतलब जो दूसरे पर आश्रित कम रहते थे, वे क्या करते थे, उन्हें नाडू कहा जाता था और उन्हें विशेष प्रकार के शक्तियाँ प्रदान थी। राजा द्वारा, साम्राज्य द्वारा इन्हें विशेष प्रकार की शक्तियाँ दी गई थी। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने का काम करते थे। जो ग्राम परिषद होती थी वे तो अलग है, और जो नाडू होते जो धनवान होते हैं, समृद्धशाली होते हैं और मतलब दूसरों पे कम निर्भर रहते हैं, अपने अपने जो धन संपदा है वे अपने ऊपर अधिक निर्भर रहते हैं। तो वो, और इसके अलावा ग्राम परिषद ये कर वसूलने का कार्य करते थे, और जो भी शिकायत होती थी किसी ग्रामवासियों की या फिर कुछ होता था, जैसे न्यायिक संबंधित कार्य करते थे। और वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेल्लाल जो जाति थी के धनी किसानों को, वेल्लाल जो जाति थी उनके जो धनी किसान हैं को केंद्रीय चोल सरकार, जो चोल जो राज दरबार था उसकी देखरेख, नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कहने का मतलब जो चोल राज दरबार था वो नाडू वगैरह जो होते थे, अन्य जनजाति थे, उस पर नियंत्रण रखते थे। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूविंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान,
जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये चोल राजाओं के दरबारों की बात कर रहा है। जो राजा थे, भूस्वामी को जो चोल राजा थे, उन्हें मेवेंद वेलन, ये जो ये एक पदवी का नाम है, मेवेंद वेलन। इसका जो अर्थ होता है तीनों राजाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला, वेलन या किसान। ठीक है, मेवेंद वेलन ये एक उपलब्धि उपाधि है जो कि एक ऐसे किसी विशेष पद प्राप्त व्यक्ति को दी जाती थी चोल दरबार में। या अरे यार, ये क्या है, एक प्रधान, इसका मतलब होता है प्रधान। अरे यार का मतलब प्रधान। ये सब क्या है, एक उपाधियां हैं जो एक राजकीय पद पर सौंपी जाती थी। आगे भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलनबाई क्या है, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन भुगाई। फिर है ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार देने वाली भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुमट्टुकिनी, मंदिर को उपहार दी गई भूमि। जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। पल्ली चंचनदम, ये जो भूमि के प्रकार हैं, ये टाइप्स ऑफ लैंड दे रखे हैं कि कौन सी भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था। जो जैनों को प्रदान की जाती थी भूमि, वो थी पल्ली चंदम। इसके अलावा जो मंदिर को उपहार में जो भूमि प्रदान की जाती थी वे थी देवदान, तिरुनमट्टू कामनी। इसके अलावा किसी विशेष विद्यालय के देख रेख के लिए जो दी गई भूमि होती है वे शाला भोग, और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि है ब्रह्मदेव। इसके अलावा गैर ब्राह्मण किसान जो हैं वो उनके स्वामी को दी गई भूमि जो होती थी वेलल वनगाई। इसके अलावा देखिए अभिलेख और लिखित सामग्री, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं क्या दिया गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वे भू राजस्व वसूला जाता है। सभा के सदस्यों के लिए इच्छित, अर्थात ये जो भी सभा के सदस्य, अर्थात राज दरबार जो होता था उसका सदस्य जो बनना चाहता था वे क्या उसकी कुछ विशेष बातें बताई गई है। जैसे कि सभा के सदस्यों के लिए इच्छित लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। वो एक तो जैसे कि आज हम राजनीति में पढ़ते हैं ना कि लोकसभा के सदस्य के लिए कौन कौन अधिकारी हैं, तो जैसे वे भारत का
नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु इतनी होनी चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातें, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार ये भी बताया गया है कि क्या हो, उसके पास ऐसी भूमि हो जिससे वे कर वसूलता हो, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी जो उम्र है वो 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। ऐसे हमारे कुछ विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है। और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी अ, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक ये आज की ही आधुनिक व्यवस्था से लगभग जुड़ी ही है। और अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिली है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम में एक उदाहरण, अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटापार पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लल प्रतिष्ठित समाज के बाहर माने जाते थे लोगों का एक छोटा सा समूह, छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए पहाड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे और काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछालते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाल से एक मजदूरी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिसकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने फटने से पहले तगड़े पुलियार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलाती थी। आज के लिए इतना ही।
देखिए इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुछ नहीं इसमें जो भी बताने की कोशिश की हमने पूरी कोशिश करी इसे जानने की, जैसे राजवंश के बारे में, इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार, जो पाल थे, चोल चालुक्य, इसके अलावा इनकी प्रतिमा जो कि ये कहाँ मिली है, गुफा 15, एलोरा की गुफा 15 की ये चित्रकारी है, जिसने विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है, उसकी चित्रकला बनी हुई है। इसके अलावा उनकी उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी राजा की, वे उनके मंदिरों द्वारा प्रतिष्ठित होती थी, अर्थात दिखती थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करी हमने, प्रशस्तियों की बात करी, और विभिन्न प्रकार के जो उपहार दिए जाते थे, और इसके अलावा जो भूमि दान की जाती थी, विभिन्न प्रकार की भूमि दान के बारे में हमने जाना। और इसके अलावा ये देखिए, ये कुछ हमने ताड़पत्र के बारे में अभी पढ़ा कि ये ताड़पत्र किसे दिए जाते थे, ये विशेष प्रकार के ब्राह्मणों को दिए जाते थे, और इस पे राज दरबार की मुहर लगी होती थी। और कुछ इसके अलावा भूमि के साथ साथ और बहुत कुछ दान में दिया जाता था, जैसे तालाब, बाग, उद्यान, बगीचे, इन सब, और मधुमक्खी के छत्ते वगैरह, कर वसूलने लायक भूमि, ये सब प्रदान की जाती थी। इसके अलावा जो हमने अफगानी आक्रमणों के बारे में पढ़ा, सुल्तान और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके जो युद्ध हुआ। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग चौहान वंश आया बीच में, उसने कुछ पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करना चाहा और कुछ पूर्व की तरफ, लेकिन उसे कई राजाओं के विरोध सहने पड़े। इसके अलावा हमने कांस्य मूर्ति के बारे में पढ़ा, भव्य मंदिरों के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कृषि के बारे में पढ़ा, और जो साम्राज्य था उसकी जो देखरेख कैसे होती थी उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। चलिए थोड़ा सा जोड़े मिलाओ ये देख लेते हैं। इसके अलावा आगे जोड़े, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पश्चिमी दक्कन, बंगाल, गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु। गुज्जर प्रतिहार कहाँ, गुज्जर प्रतिहार आएगा, कहाँ थे ये थे गुजरात, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा राष्ट्रकूट ये कहाँ थे, पश्चिमी दक्कन, और जो पाल थे ये बंगाल में थे, और जो चोल थे वे तमिलनाडु में। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ा था ना, कौन कौन था? एक जो थे वो थे गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और इसके अलावा कौन था? पाल। ये जो तीनों थे ये त्रिपक्षीय संघर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, और पाल ओनली, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। चलिए आगे के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय बाय।